नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की और उस दौर में आपको लेकर चलेंगे जब राजेश खन्ना का जो फिल्मी सफ़र था वो बहुत अंधेरे और मुश्किलों से गुजर रहा था। अंधेरा इसलिए क्योंकि उन्होंने जो चमकता सूरज देखा था अपने करियर का, वैसा दोबारा कभी नहीं देखा। राजेश खन्ना के फिल्मी ग्राफ पर अगर एक नज़र दिखाती है कि राजेश खन्ना को कभी मल्टी स्टारर फिल्मों में काम करने में दिलचस्पी नहीं थी, यानी कि जिसमें बहुत सारे हीरो हीरोइन हों। काका उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं रखते थे और अपने करियर में काफ़ी देर तक मल्टी स्टारर फिल्मों की धारणा शुरू हुई यश चोपड़ा की वक्त के साथ। ये शैली 70 के दशक में बेहद लोकप्रिय हुई और अमिताभ बच्चन उसका समर्थन करने वाले प्रमुख अभिनेताओं में से एक थे। अमिताभ बच्चन के मनपसंद निर्देशक मनमोहन देसाई ने इस कला को बेहतरीन बना दिया। ये दिलचस्प बात है कि उस वक्त की बहुसितारा फिल्मों को परिभाषित करने वाले लोग जिन्होंने उनको लिखा और बनाया, मसलन सलीम जावेद जिन्होंने मल्टी स्टारर फिल्म शोले और शान लिखी, यश चोपड़ा जिन्होंने कभी कभी त्रिशूल, काला पत्थर जैसी फिल्में बनाई, प्रकाश मेहरा, हेरा फेरी, खून पसीना, रमेश सिप्पी, शोले और शान और मनमोहन देसाई, ये सब बच्चन कैंप का हिस्सा थे। राजेश खन्ना की अधिकांश फिल्में एक हीरो वाली थीं और जिनमें एक दूसरा हीरो था भी वो सहायक भूमिका में था। मिसाल के लिए संजीव कुमार आपकी कसम में, विनोद खन्ना और शशि कपूर के साथ प्रेम कहानी। एक बार 70 के दशक का उत्साह खत्म हो गया तो 80 के दशक में फिल्म निर्माताओं के लिए मल्टी स्टारर फिल्में बनाना लाजमी हो गया ताकि वीडियो चोरी की बला को मात दे सकें। 80 के दशक में सिनेमाघर में दर्शकों के पैरों की आहट को निश्चित करने का एक ही रास्ता था, फिल्म में 3 या 4 बड़े सितारे डाल देना। यानी कि एक ही टिकट में अब आपको 3-4 सितारे फिल्म में नजर आते थे और ये बात दर्शकों को अच्छी लगती थी, भाती थी। हिंदी सिनेमा के किसी भी समय के बड़े सितारों में से एक राजेश खन्ना उन फिल्म निर्माताओं के दल का हिस्सा कभी नहीं रहे जो अब अमिताभ बच्चन के साथ थे। और हालांकि अभी भी वो अपने खास सांचे के साथ ही काम करते रह सकते थे, उन्हें बदलने की जरूरत महसूस नहीं हुई। ऐसी फिल्मों के लिए पहली कोशिश में वो खुद एक निर्माता के पास गए बजाय कि निर्माता उनके पास आने के। वो उसी आदमी के पास गए जिसने उन्हें उनकी पहली फिल्म दी थी, पहली फिल्म यानी कि आखिरी खत। राजेश खन्ना ने जो असली मल्टी स्टारर की वो चेतन आनंद की साल 1981 की फिल्म कुदरत थी। अपनी फिल्मों का निर्माण खुद करने के आदी चेतन आनंद जब इस फिल्म की पटकथा पर काम कर रहे थे तब वो इसे इतने बड़े बजट की फिल्म नहीं बनाना चाहते थे जितनी कि वो बन गई। एक निर्माता BS खन्ना ने राजेश खन्ना को एक फिल्म के लिए साइन कर रखा था और राजेश खन्ना ने उसे चेतन आनंद को साथ लेने की कोशिश करने को कहा। चेतन आनंद के बेटे केतन आनंद बाद के दिनों में एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि BS खन्ना मेरे डैड के पास आए और बोले काका के साथ एक फिल्म करनी है और वो चाहते हैं कि हेमा मालिनी भी साथ हो। चेतन आनंद एक पटकथा पर काम कर रहे थे जिसका मजमून पुनर्जन्म था और उन्होंने वो काका को सुनाई तो जो उसके लिए उछल पड़े थे। आनंद ने एक साथ कई सितारों वाली फिल्में बनाई थी जैसे हकीकत, लेकिन ये पहली बार था कि वो चंद बड़े बड़े नामों को लेने वाले थे। अपने मनपसंद राजकुमार और प्रिया राजवंश के साथ आनंद ने विनोद खन्ना को लिया जो उस समय अपने शिखर पर थे और हेमा मालिनी को संगीत देने के लिए उस वक्त के सबसे बड़े संगीतकार RD बर्मन के साथ इस फिल्म में वो सब कुछ था जो एक बड़े बजट की ब्लॉकबस्टर फिल्म में होता है। शिमला में फिल्माई गई कुदरत एक प्रेम कहानी है और प्रतिशोध का एक व्यापक ड्रामा जो पुनर्जन्म के साजो सामान में ही उलझकर नहीं रह गया। कुदरत ऐसे सितारों और अभिनय की ऐसी अदाओं को एक साथ लाई जो एक दूसरे से काफी जुदा थे। नतीजा ये हुआ कि दिलचस्प फिल्म जो ऐसी बारीकियों को लिए हुए थी जो आम बहुसितारा फिल्मों में नहीं होती।
बॉक्स ऑफिस और उस साल के फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म की सफलता, जहां इसने परवीन सुल्ताना सर्वश्रेष्ठ गायिका, जाल मिस्त्री सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर और चेतन आनंद सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए पुरस्कार पाए। पर्दे के पीछे जो हुआ उससे बहुत अलग कहानी बयां करती है। हालांकि राजेश खन्ना निर्माता के जरिए ही आनंद तक पहुंचे थे और न सिर्फ बल्कि बाकी अभिनेताओं के लिए मान गए थे, बल्कि कहानी के लिए भी। उनको लगता था कि फिल्म का क्लाइमैक्स प्रिया राजवंश के हक में जाता है। उन्होंने चेतन आनंद से इसका जिक्र किया, जिन्होंने उनसे कहा कि वो मूल कहानी को नहीं बदलेंगे, क्योंकि सारी कहानी नायिका के अपने पिता के पापों की कीमत चुकाने के आसपास घूमती है। लेकिन राजेश खन्ना इस तर्क के कायल नहीं हुए और निर्माता के साथ मिलकर, जो उनका ही आदमी था, चेतन आनंद पर कुछ दबाव डालने का फैसला किया। आखिरी खत के बाद से बहुत कुछ बदल चुका था और राजेश खन्ना वो नए लड़के भी नहीं थे जिसका तब चेतन आनंद ने निर्देशन किया था, और चाहे उनका नसीब बिगड़ रहा था फिर भी वो एक बड़ा सितारा थे। जो हुआ उसका खुलकर वर्णन चेतन आनंद के उस वक्त के एक सहायक सोराब ईरानी, जो इत्तेफाक से चेतन आनंद के दोस्त भी हैं, उन्होंने 2012 में राजेश खन्ना की मृत्यु के बाद अपने ब्लॉग में लिखा। ईरानी ने लिखा कि राजेश खन्ना और निर्माता ने चेतन आनंद की पीठ पीछे फिल्म के संपादक को दोबारा क्लाइमैक्स का संपादन करने के लिए मजबूर किया और निर्देशक को तैयार फिल्म पर कोई भी फैसला करने की इजाजत नहीं दी। घबराए हुए चेतन आनंद बॉम्बे हाईकोर्ट भी गए और अपनी ही फिल्म के रिलीज होने पर पाबंदी लगाने की अपील की। ईरानी के मुताबिक जज ने फैसला चेतन आनंद के खिलाफ दिया। चेतन आनंद के बेटे इस हादसे को खास अहमियत नहीं देते। जैसे गौतम कौल ने डाकू के बाद बासु भट्टाचार्य को परेशान करने के लिए राजेश खन्ना के खिलाफ कड़ी निंदा करके किया था। उनका कहना है कि फिल्म के आखिर में खुद पर स्पॉटलाइट न होने से राजेश खन्ना को परेशानी हुई थी, लेकिन उनके पिता को अंत के बारे में दोबारा सोचने के लिए कहने के बाद सितारे ने शूटिंग के वक्त कोई बखेड़ा नहीं खड़ा किया। फिल्म बन गई तो राजेश खन्ना ने एक और कोशिश की, लेकिन केतन के मुताबिक मेरे पिता के साथ जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता था और राजेश खन्ना ने सिर्फ हार मान ली। केतन को याद है कि उसके पिता और राजेश खन्ना के बीच कई मुलाकातें हुई जिनमें यह मुद्दा शांति से सुलझा लिया गया, और वो जोर लगाकर कहता है कि हाईकोर्ट तक जाने जैसा कोई नाटक नहीं हुआ। हम जिस बयान पर भी यकीन करते हों, यह काफी मुमकिन है कि राजेश खन्ना ने अपनी बात मनवाने के लिए कोशिश जरूर की होगी। नमक हराम जैसी दूसरी फिल्मों में भी उन्होंने अपने रुतबे की ताकत आजमाई थी। फिल्म को दोबारा लिखने या उनमें देर करवाने के लिए। ये सच है कि नौकरी को तो उन्होंने इतनी देर तक रुकवा दिया था कि 3 में से 2 निर्माता तो तब तक हमेशा के लिए कारोबार ही छोड़कर चले गए। लेकिन हिंदी सिनेमा में ऐसी बातों का आम चलन रहा, ये कोई बड़ी बात नहीं। फिल्म कुदरत में हेमा मालिनी और राजेश खन्ना को पर्दे पर ज्यादा वक्त मिला होगा, लेकिन राजकुमार और प्रिया राजवंश को लेखक की ज्यादा मदद मिली। लेकिन राजेश खन्ना चूंकि हीरो थे और इसलिए फिल्म की सफलता से सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होना था। उन्होंने अपनी झोली में एक और बॉक्स ऑफिस हिट और ऑल इंडिया क्रिटिक्स एसोसिएशन से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार बटोर लिया। फिल्म का संगीत बहुत बढ़िया था, खासकर मंत्रमुग्ध कर देने वाला हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते के दोनों रूप। हालांकि परवीन सुल्ताना द्वारा गाए गए रूप का आधार ज्यादा शास्त्रीय है और उसे फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला, फिर भी किशोर कुमार वाला हिस्सा ज्यादा लोकप्रिय हुआ। मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखा गया यह गीत आज भी उससे जुड़े हर व्यक्ति के लिए सबसे यादगार गीतों में से एक है। 80 के दशक में फिल्मों की तरफ अपना नजरिया बदलने के साथ राजेश खन्ना ने अपनी जाती जिंदगी में भी कई बदलाव किए। एक था देवयानी चौबल के अपने सेट पर आने पर पाबंदी लगा देना, और एक अटल भक्त के होने के अलावा देवयानी एक तीखी कलम भी रखती थी और उससे भी तीखी जुबान। देवयानी का नाम किसी भी सूची में भी अच्छे नामों में शामिल नहीं था, और सुनने में आया कि एक बार धर्मेंद्र स्टूडियो के पार तक उनके पीछे भागे थे जब उसने हेमा मालिनी के बारे में
अनचाही बातें लिखी थी। लेकिन बेशक इस शरीफ बलवान ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। देवयानी की लगातार राजेश खन्ना की शादीशुदा जिंदगी या उन बातों के बारे में बड़बड़ाने जिनके बारे में लिखे जाने से वो सहज महसूस नहीं करते थे, की वजह से उन्होंने उस पत्रकार से सारे रिश्ते तोड़ लिए जिसका उनके सुपरस्टार मिथक को बनाने में बहुत बड़ा हाथ था। इसके बाद राजेश खन्ना ने उनके साथ कभी कभार ही बात की और उसकी मृत्युशैया पर भी उसे देखने नहीं गए। ऐसे थे सुपरस्टार राजेश खन्ना। इस सुपरस्टार शब्द भी राजेश खन्ना को कहीं ना कहीं देवयानी चौबल ने ही इसको आकार दिया था और बढ़ाया था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।